मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जो तुम्हारा गद्य साहित्य है। क्योंकि गद्य रचना आज हम पढ़ेंगे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को। और इनका जन्म जो है जबलपुर के खैरा गढ़ नामक गांव में हुआ था प्यारे बच्चों। और इनका जो जन्म है 1894 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता पुन्नालाल बख्शी जी हैं और इनकी मृत्यु 1971 में हुई थी। ये खड़ी बोली हिंदी के रचयिता के या फिर खड़ी बोली हिंदी के लेखक के रूप में यह माने जाते हैं प्यारे बच्चों। इनका जो प्रमुख निबंध संग्रह है कुछ बिखरे पन्ने हैं और मकरंद बिंदु है और प्रबंध पारिजात है। और इनकी जो झलमला कहानी है ये आलोचना ग्रंथ भी है प्यारे बच्चों। विश्व साहित्य है और साहित्य शिक्षा है। हिंदी उपन्यास साहित्य है और हिंदी कहानी साहित्य है प्यारे बच्चों। जो आपकी परीक्षा में जीवन परिचय भी पूछा जाता है वो भी 5 अंक का होता है और गद्य भी पूछा जाता है वो भी 6 अंक का होता है। तो हम आपको पढ़ाते हैं गद्य किस प्रकार से आपको लिखना है प्यारे बच्चों। बुक सब लोग अपने सामने रख लीजिएगा। आज हम पढ़ते हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी को पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इसमें गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा। गद्यांश आप 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा। जिसका प्रश्न का उत्तर है हम आपको बता दे रहे हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जो है और जिस पाठ का नाम है आपको पाठ का नाम लिखना पड़ेगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के क्या लिखूं नामक पाठ से अवतरित है और इसके लेखक हमारे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ जो अंडरलाइन किया हुआ है प्रयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हमारा संदर्भ हो गया प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के क्या लिखूं नामक पाठ से अवतरित है और इसके जो हमारे लेखक है वह है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं प्यारे बच्चों। जो हमारा दूसरा प्रश्न है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करनी होगी क्योंकि ये तीनों पार्ट 2-2 नंबर के होंगे। 2 नंबर का संदर्भ 2 नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या। एक क्वेश्चन उन्हीं से और बना लेंगे। तो हम आ जाते हैं सिर्फ रेखांकित अंशों की व्याख्या पर। लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी रहती है। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों जो एजी गार्डनर का कथन है जो कि निबंधकार एक लेखक है एजी गार्डनर। अब लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। जैसे जिस विषय पर लिखा जाता है पहले उस विषय में सोच के और विचार करने के बाद ही मानसिक स्थिति को कायम किया जाता है तभी उस विषय में लिखना उचित होता है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी रहती है हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है मन में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं होती कोई भी विषय हो उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर कर ही देते हैं। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों जितने भी हमारे कवि हुए हैं लेखक हुए हैं साहित्यकार हुए हैं नाटककार हुए उपन्यासकार हुए सबके मन में कुछ न कुछ ऐसी उमंग आती है कुछ न कुछ ऐसे भाव विचार और जिस विषय पर उनको चीजें लिखनी होती है उसके बारे में जब उनको वह बातें अच्छे से दर्शाने के लिए जब वो पूरी तरह से मानसिक रूप से फिट हो जाते हैं प्यारे बच्चों तभी वह अच्छा लेख लिखने में सफल हो पाते हैं। इस प्रकार से आपको साहित्यिक आपको रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है इसी प्रकार से कर देना है। यानी कि कहने का मतलब प्यारे बच्चों की मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। भाई जो हमारे क्रांतिकारी कवि थे ठीक है जैसे हमारे दिनकर थे। हाँ, दिनकर हमारे क्रांतिकारी के माने जाते हैं। उस समय जो देश था हमारी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए आज़ादी के लिए जूझ रहा था तो फिर क्रांति से संबंधित काव्य रचनाओं को दिनकर को लिखना पड़ा और लोगों को यह जगाने का उन्होंने प्रयास किया कि लोग हमारी रचनाओं को पढ़ेंगे तो फिर जागेंगे और अपने देश को आज़ाद कराने में कामयाब होंगे। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों हमारे उपर्युक्त गद्यांश में मनोभाव को क्या बताया गया है। मनोभाव का मतलब होता है जो मन के भाव होते हैं मन की जो स्थिति होती है मन की जो मानसिक वैचारिक जो मन की वेदना होती है मन के विचार होते हैं उसको कहा गया है लेखक की विशेष मानसिक स्थिति ऐसी होती है या फिर लेखक उपयुक्त गद्यांश में मनोभाव को क्या बताया गया है। मनोभाव जो मन के भाव होते हैं मनोभाव को व्यक्त करने के कोई भी विषय उपयुक्त है। मन के जो भाव होते हैं
जैसे मान लीजिए हमको किसी काव्य रचना पर अपने मन को भाव को व्यक्त करना है, संगीत पर व्यक्त करना है, तो जो मन के भाव होते हैं, मन के भाव वह सकारात्मक होते हैं और उनकी जो आवृत्ति होती है वह एकांकी होती है। लेकिन जिस विषय पर हमको विचार अपना लिखना होता है, मन के भाव उस टॉपिक पर आते जाते हैं और हम अपने विचार को उसमें रोपित कर देते हैं। अगला जो हमारा गद्यांश है, ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। उनमें न कविता की उदांत कल्पना रहती है, न आख्यायिका लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और न ही विषयों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है और उनमें उसके सच्चे भाव की सच्ची अभिव्यक्ति होती है। प्यारे बच्चों, इस गद्यांश को पढ़िएगा 2 से 3 बार, हमेशा गद्यांश को पढ़िएगा, तब आपको पता चलेगा कि किस पाठ से लिया गया है और उसके लेखक कौन है। तभी आप अच्छे और सुचारू रूप से प्यारे बच्चों लिख पाएंगे। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के क्या लिखूं नामक पाठ से उद्धृत है और इसके जो हमारे लेखक हैं पद्मलाल बख्शी जी हैं, उन्होंने यहाँ पर रेखांकित जिसकी हमको व्याख्या करनी है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। निबंध नि उपसर्ग है हमारा, बंध जो बंधा नहीं होता है। निबंध हम उसी को कहते हैं प्यारे बच्चों, जो किसी विषय से बंधा नहीं होता वो स्वच्छंद। निबंध हमेशा ही स्वच्छंद होता है। नि हमारा उपसर्ग है, बंध माने बंधना, यानी कि जो बंधा न हो वही हमारा निबंध होता है। नि उपसर्ग है और बंध जो बंधा न हो, इससे सांसारिक चीजों से, प्रत्यक्ष चीजों से, भाव से, विचार से, तो बिल्कुल अपने आप में निबंध स्वतंत्र होता है। वही यहाँ पर लेखक ने लिखा है कि ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता है कि मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं, यानी मन में वह रचनाएं आती जाती हैं और कभी इसको लिखता या फिर होता चला जाता है। उनमें न कविता की उदात्त कल्पना रहती है, ना ही क्या लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और न ही विषयों की गंभीरता विवेचना। कहने का मतलब है कि उनमें जो कविता होती है उसकी कल्पनाएं और आख्यायिका लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और विषयों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना पर ही आधारित होती है। उसमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, क्योंकि निबंध में जो भी लेखक अपने भाव को, विचार को, वेदना को, शक्ति को, तारतम्यता को व्यक्त करता है, उसमें लेखक के स्वयं के निजी विचार होते हैं प्यारे बच्चे। उस विषय में निबंध के स्वयं के लिखी स्वयं के विचार होते हैं, उसमें किसी अन्य चीजों को आरोपित नहीं करता है। अगला है, ये निबंध उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं, इसमें न ज्ञान की गरिमा रहती है, न कल्पना की महिमा रहती है। इसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। कहने का मतलब है कि निबंध उस मानसिक स्थिति को कहा जाता है, जिसमें न ज्ञान की गरिमा होती है, न कल्पना की गरिमा, यानी कि उस निबंध से ज्ञान से मतलब, कल्पना से मतलब और संसार की दृष्टि को देखने से कोई मतलब नहीं होता है। वह बिल्कुल निबंध स्वच्छंद होता है और अपने भाव पर वह लिखा हुआ चला जाता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निबंध की किन किन विशेषताओं का उल्लेख हुआ है। निबंध जो होता है अपने आप में पहली चीज तो स्वच्छंद होता है। निह धन बंध, जो बंधा न हो, जो विचारों से, भावों से, वेदना से, तर्क से, सांसारिक चीजों से बंधा न हो, इसी को हम कहते हैं निबंध। निबंध की पहली विशेषता हो जाती है कि वह जो अपने आप में स्वच्छंद होता है। तो यहाँ पर निबंध की स्वच्छंद विशेषताओं का यहाँ पर उल्लेख किया गया है और उसको हम यहाँ पर दर्शाने के बाद ही इस चीज को हम आगे और अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों लिख सकते हैं। दूसरा हमारा है, अब हम चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। अगला हमारा जो गद्यांश है, दूर के ढोल सुहाने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में यही सब मधुरता का संचार कर देते हैं। प्यारे बच्चों, संदर्भ आपको मैंने बता ही दिया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के क्या लिखूं नामक पाठ से अवतरित है, जिसके हमारे लेखक पद्मलाल बख्शी जी हैं। तो इसको हम रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं। जो प्यारे बच्चों अगला गद्यांश है, ये आगे बढ़ते हैं।
दूर के ढोल सुहाने होते हैं। दूर का मतलब यह होता है, जो दूर की चीज़ें होती है, चाहे वह दूर का साथी हो, दूर के रिश्ते हैं, वो अपने आप में सुहावने ही होते हैं। क्योंकि अगर वही चीज़ें अगर नज़दीक नज़दीक होती हैं, पास में होती हैं, कोई मान लीजिए शिकवा शिकायत हुई तो लोग जल्दी से अपने वहाँ पहुँच जाते हैं। मान लीजिए हम प्यारे बच्चे, हमने कहीं शादी विवाह ही किया, तो दूर होता है तो आदमी सोचता है यार बहुत दूर है, जाने से भी कतरा जाता है। अगर वही रिश्ता पास का होता है तो लोग बार बार आते जाते रहते हैं। लोग इसीलिए कहा गया कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, यानी कि मुहावरा में प्रयोग हुआ है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, यानी कि अच्छे ही होते हैं। यानी कि जो छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, जो छोटी मोटी पति पत्नी में झगड़े विवाद होते रहते हैं, वह चीजें अपने आप सुलझ जाती हैं दूर की वजह से। अगर यही चीजें, यही रिश्ता अगर काफी नजदीक बना रहे, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर में, तो लोग वही चीजें लोग आपस में आते जाते रहते हैं, वहां पर मनमुटाव ज्यादा अधिक बढ़ता चला जाता है। इसलिए दूर के ढोल को सुहावना कहा गया, अच्छा कहा गया, क्योंकि उसकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। कहने का मतलब है कि जब हमारे रिश्ते दूर के होंगे तो जो छोटी छोटी घटनाएं होती है, इस मान लीजिए हमने रिश्ता ही नहीं कायम कर दिया, तो जो छोटी मोटी परिवार की, पति पत्नी की या बच्चों की जो छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, वो अनावश्यक और जल्दी से उस दुल्हन के मायके तक या फिर उस दुल्हन के जहाँ पर उसका मूल जन्म स्थान होता है वहां तक पहुंचने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, क्योंकि अब तो प्यारे बच्चे मीडिया का, अब तो फ़ोन का मामला हो गया है, व्हाट्सएप का मामला हो गया है और इंटरनेट का मामला हो गया है। पहले के ज़माने में, आज के 10 साल, 15 साल, आज के 20 साल पहले यह सब चीज़ें नथिंग के बराबर थी, जब फ़ोन हमारे पास नहीं था, 4G, 5G, 6G नहीं था, तब चीज़ें ये बिल्कुल अपने आप में वैसे वहीं गोल करके रह जाती थी। अब तो चीज़ें सब इतना हाइलाइट हो गई हैं, अब चीज़ों को दबाना बहुत कठिन हो जाता है। लोग वीडियो के माध्यम से दिखाना प्रारंभ कर देते हैं। फ़ोन से तुरंत कॉल कर देते हैं, पहले तो फ़ोन ही नहीं था, टेलीग्राम होता था, वहाँ पर बाहर जाना पड़ता था तो कहीं से तार होता था, बहुत सारी चीज़ें हैं प्यारे बच्चों। और अब तो इतना चीज़ें आसान हो गई हैं कि घर पर बैठे-बैठे 4G, 5G घर में चल रहा है और वीडियो बना के लोगों को दिखाना शुरू कर देते हैं। वही कहा गया कि कर्कशता दूर तक नहीं पहुँचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या में किसी दूसरे के कान में हंसत मधुरता का संचार करते रहते हैं। कहने का मतलब है, जब जब कोई आदमी बहुत पास बैठा हुआ है और उसके पर्दे लगातार फटते हुए चले जा रहे हैं, तो दो ही नदी के किनारे यानी कि संध्या के समय जो काफी दूर बैठा होता है, वही वह शब्द आपको मधुरता का संचार करने देते हैं। प्यारे बच्चों, ढोल के ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वो अपने हृदय में किसी के विवाहोत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। मेरे प्यारे बच्चों, हम चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं और पेज को अपने यहाँ पर पलटते हैं और इस प्रकार से अब आपको पढ़ना है। बुक सब लोग सामने रख लीजिएगा। यहाँ हम आ जाते हैं। ढोल की कर्कशता समीपस्थ लोगों को कब कब तक वह कम है। ढोल की जो कर्कशता होती है, मतलब है प्यारे बच्चों, दूर के ढोल तो वैसे भी सुहाने होते हैं और कहा भी गया है कि दूर के ढोल सुहाने भी होने चाहिए, क्योंकि जो दूर का रिश्ता होता है बहुत ही सुंदर और मनोहारी होता है। प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर लिखा भी गया है कि गद्यांश के रेखांकन की व्याख्या हमने आपको व्याख्या कर ही दिया है और संदर्भ भी बता दिया है। प्यारे बच्चों, अब हम आ जाते हैं ढोल की कर्कशता समीप लोगों को कब कटु प्रतीत नहीं होती। जब उस ढोल में मधुरता होती है, मिठास होता है। यहाँ कहा भी गया है कि उस नववधु के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद से हृदय के कंपन ढोल की कर्कश धुन को मधुर बना देते हैं, क्योंकि उसके साथ आनंद का कल्लोल, उत्सव व प्रमोद और प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले रहते हैं। तथा उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों की कटु नहीं प्रतीत होती और दूरस्थ लोगों के लिए अत्यंत मधुर बन जाती है। यहाँ पर रिश्तों की बात प्यारे बच्चों बताई गई है। ढोल की कर्कशता समीपस्थ लोगों को कब कब जो है कटु प्रतीत नहीं होती। जब प्रतीत तब नहीं होती, यहाँ से आपको लिखना है प्यारे बच्चों, यहाँ से उस नवोदय के, उस जो नई नवेली दुल्हन होती है, उनका प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद, विषाद यहाँ से प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर से आपको सेलेक्ट करके यहाँ पर निशान लगा करके यही 1.5 से 2 लाइन में आपको इसका आंसर, इस प्रश्न का आंसर आपको यहीं से दे देना है। अगला हमारा गद्यांश है प्यारे बच्चों। गद्यांश का संदर्भ, गद्यांश आपको ऑलरेडी पूर्व बता ही दिया है, तो गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक
हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की क्या क्या लिखी नामक पाठ्य चतुर्थ रूप के जो हमारे लेखक हैं वहाँ है पादुलाल पूर्णालाल बख्शी जी हैं। इन्होंने गद्दान के रेखांकित अंश की व्याख्या, तो गद्दान के रेखांकित अंश की व्याख्या वो अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। अतीत का मतलब होता है प्यारे बच्चे पुराना ओल्ड, तो पुराने सपने को भी देखते रहते हैं। और तरुणों के लिए जैसे भविष्य, वो तो तरुण माने होता है वृक्ष, इस प्रकार से वृक्ष और पेड़ पौधों के लिए भविष्य उज्ज्वल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत, उसी वृद्धों के लिए अतीत होता है। वर्तमान से दोनों का असंतोष, वर्तमान में दोनों को असंतोष है, इसको भी उधर वृद्ध को भी और उधर तरुणों को भी असंतोष है, क्योंकि तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं, तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहता है और वृद्ध अतीत चीज को वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं, वृद्ध अति गौरव के संरक्षक होते हैं। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव शुद्ध रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। इस प्रकार के बारे में आपको इसका जो है गद्य सहित व्याख्या आपको इसी प्रकार से इस अंडरलाइन को लिख देना है। कैसे लिखना है? वही अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। कौन? जो लोग बुद्धिमान होते हैं, जो लोग बुद्धिजीवी होते हैं, वो अतीत का स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए भी जैसे भविष्य उज्जवल होता है, इस प्रकार से नए नए जो हमारे वृक्ष होते हैं उनके लिए भविष्य उज्जवल होता है। वो इसी प्रकार से ही जो वृद्ध होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, जो 70 से 75 साल के ऊपर होते हैं, उनके लिए अतीत ही, यानी कहने का मतलब यह है कि वर्तमान में दोनों को संतोष होता है। तरुण भविष्य को और वर्तमान में लाना चाहते हैं, और वृद्ध जो है वो अतीत को, यानी कि जो बीता हुआ चीजें हैं तो खींच कर वर्तमान में देखना चाहते हैं। जो वृद्ध लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, जो चलने फिरने में असमर्थ लोग होते हैं, वो पिछली हुई चीजों को, यानी बीती हुई चीजों को खींच कर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अति गौरव के संरक्षक, और इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव शुद्ध रहता है और इससे वर्तमान सदैव सुधारों का काल बनता रहता है। तरुण और वृद्ध दोनों क्या चाहते हैं? यानी कि तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहता है और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान से देखना चाहते हैं। तरुण जीवन के संग्राम के अनुभव किस प्रकार से? तरुण जीवन के संग्राम के अनुभव किस प्रकार से देखना चाहते हैं? तरुण दोनों के वो सदैव सुधारों का काल देखना चाहते हैं। अगला हमारा गद्यांश है प्यारे बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ आपको लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के क्या लिखूं नामक पाठ्यपुस्तक और इसके लेखक मधुलाल पूर्णालाल बख्शी जी हैं। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या तो करनी, मधुर जाति के इतिहास में ऐसा कोई काल ही नहीं रहा जब सुधारों की आवश्यकता न हुई। कहने का मतलब है मनुष्य जब से इस पृथ्वी पर मिल गया हमेशा इम्प्रूवमेंट होता रहता है। कुछ न कुछ चीजें बनती ही रहती है, चाहे अस्पताल हो या फिर यूनिवर्सिटियाँ हो या फिर शौचालय हो या फिर इंदिरा आवास के जो हमारे साधन वगैरह हैं, सारे बच्चों को भी हमेशा हमेशा कोई न कुछ चीजें इम्प्रूवमेंट होती रहती हैं। जीवन के लिए सिलिकॉन माना गया है, क्योंकि जीवन में हमेशा दोषों का अंत होता है, सुधारों का। जो सुधार आज थे वो कल दोष हो गए, जो दोष कल थे वो आज सुधार हो गए। इसलिए इसलिए तो यह जीवन प्रगतिशील माना जाता है। जीवन को प्रगतिशील, क्योंकि जो चीजें आज हैं कल की नहीं थी, जो आज दिखाई पड़ रही हैं कल नहीं हुई, इसलिए जीवन को प्रगतिशील माना जाता है। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा, तो चौड़ा गद्यांश लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के क्या लिखना है पाठ्यपुस्तक, इसके लेखक हमारे जो हैं, उसके लेखक हमारे जो है कौन है? मधुलाल पूर्णालाल बख्शी जी हैं। गद्यांश के लेखक की व्याख्या को लिखनी है। हाँ, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, बिल्कुल सही है। हिंदी में प्रगतिशील मतलब होता है ग्रोथ, वृद्धि। हाँ, और उसके निर्माता समझ रहे हैं, जो उसको निर्माण करने वाले लोग समझ रहे हैं साहित्य में बहुत गौरव नहीं थे, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाता है। और आज जो तरुण है वहीं वृद्ध होकर के अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे और उनके स्थान में तरुणों का फिर कहने का मतलब है इस प्रकार के बारे में आपको 2 से 3 बार संदर्भ को पढ़ना है और उसी में से व्याख्या आपको एक कर देनी है। भविष्य तरुण और वृद्ध दोनों के लिए क्यों सुखद होते हैं? क्योंकि भविष्य जो होता है, जो भविष्य होता है नई नई चीजों को अपने आप में इम्प्रूवमेंट करता है, और जो तरुण चीजें होती हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, इसीलिए कहा गया है कि भविष्य और तरुण वृद्ध दोनों के लिए सुखद है। वृद्ध दोनों के लिए सुखद है। प्रगतिशील साहित्य निर्माण क्या समझ कर साहित्य निर्माण कर रहे हैं? प्रगतिशील जो होते हैं उनके स्थानों पर तरुण फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेंगे। दोनों के सुखद स्वप्न होते हैं।